वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 18 मार्च 2022 है, तो आइए चलते हैं और देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें डिस्कस करने हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आपने एक बढ़िया सी और सेफ होली खेली होगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जानकारी है तेजस 2 के बारे में, जो कि प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है 2022 के लिए। आप अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। इसमें सीसेट की क्लासेस भी फ्रीली अवेलेबल हैं। 14 मार्च से आपका ये कोर्स स्टार्ट हो चुका है। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको video.onlyas.in पे जाना होगा, या फिर आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर यहाँ मेल कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल या फर्स्ट आर्टिकल पीएम दक्ष योजना के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने हाल ही में फंड्स रिलीज कर दिए हैं पीएम दक्ष योजना के बारे में। कहने का मतलब ये है कि ये कोई नई स्कीम नहीं है, रैदर एग्जिस्टिंग स्कीम के लिए ही फंड्स को रिलीज किया गया है, तो न्यूज में आ गई है। प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही, शॉर्ट इसका बनता है पीएम दक्ष। इस योजना को देखिए 2021 में लॉन्च किया गया था। किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। वैसे तो देखिए इसमें स्किल डेवलपमेंट का काम किया जाता है, जैसे कि दक्षता और कुशलता, ये जो शब्द हैं इनसे आपको समझ में आ भी रहा होगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट से आप इसको कंफ्यूज कर सकते हो, बट ऐसा है नहीं। ये है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ध्यान दीजिएगा कि मिनिस्ट्रीज पे कई दफा यूपीएससी प्रश्न पूछती है, एक स्टेटमेंट में वो एक मिनिस्ट्री का नाम दे देते हैं, फिर आपसे पूछा जाता है कि यही मिनिस्ट्री है या नहीं है, और आपको बताना पड़ता है। पर्पस बिल्कुल यही है। इट इज अ काइंड ऑफ नेशनल एक्शन प्लान, जहां पर हम मार्जिनलाइज्ड लोगों को स्किल करेंगे। कौन होंगे मार्जिनलाइज्ड लोग? जैसे कि शेड्यूल कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, डीएनटी यानी कि डी नोटिफाइड ट्राइब्स, सैनिटेशन वर्कर्स जिसमें वेस्ट पिकर्स भी आ जाएंगे। इन सभी लोगों को स्किल किया जाएगा ताकि वो अच्छी जॉब्स अवेल कर सकें। उद्देश्य ये होगा कि उनके स्किल के लेवल को इनहेंस किया जाए। यहां पे उन्हें दो प्रकार की स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी, शॉर्ट टर्म स्किल्स एंड लॉन्ग टर्म स्किल्स। फर्दर उन्हें मदद भी दी जाएगी ताकि अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं उस स्किल के बेसिस पे, तो वो कर सकते हैं। सपोज किसी को इलेक्ट्रिसिटी का वर्क सिखा दिया गया कि वो इसकी रिपेयरिंग कर सकते हैं। अगर वो कोई शॉप डालना चाहते हैं इस संबंध में, तो उन्हें असिस्टेंस भी दे दिया जाएगा। इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा 3 कॉर्पोरेशंस के द्वारा मिलकर, जिनमें शामिल है नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल बैकवर्ड क्लास फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। फीचर्स में देखिए इसमें होंगे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, जिनमें गवर्नमेंट सेक्टर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस भी होंगे, और जो रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी इसकी जिम्मेदारी उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि उन्हें इस प्रकार से एम्पावर कर दिया जाए कि वो जॉब्स या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज देख सकें। किसी भी व्यक्ति की एज पीएम दक्ष योजना का लाभ उठाने के लिए 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। फर्दर वो जितनी क्लासेस अटेंड करते हैं उसके बेसिस पे उन्हें एक स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे उनके अकाउंट में दे दिया जाएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में है। ये डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसकी है? देखिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति ने एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट अभी तैयार करी है, जिसके तहत 13 मेजर रिवर्स को फॉरेस्ट्री इंटरवेंशन के माध्यम से रिजुविनेट किया जाएगा। ध्यान से समझिएगा, जब भी कोई प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है तो उस प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए सबसे पहले तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल ले लिया जाता है। जब इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल जाता है तो वो पूरा प्रोजेक्ट कैसे वर्क करेगा, इसके लिए एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसमें सारी डिटेल्स दी जाती हैं कि आखिर इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करेंगे कैसे। यहां पे जो ये प्रोजेक्ट है ये रिवर्स के लिए है। 13 नदियों की स्थिति को बेहतर करना है, इसके लिए फॉरेस्ट्री इंटरवेंशन किया जाएगा। फॉरेस्ट्री इंटरवेंशन का मतलब यहां पे साफ है कि पेड़ पौधों को लगाकर वाटर लेवल को रिचार्ज किया जाएगा, या फिर जो इरोजन होता है उसे रोकने की कोशिश की जाएगी। तो मामला आपको समझ में आ गया है। अब वो कौन सी 13 नदियां हैं जो इसका हिस्सा हैं? 2000 झेलम, चिनाब, रावी, बियास, सतलुज। तो ये 5 तो इंडस की ट्रिब्यूटरीज हो गई। झेलम, चिनाब, रावी, बियास, सतलुज, ये तो याद हो ही जाएंगी। फिर यमुना, ब्रह्मपुत्रा, लूनी, नर्मदा, गोदावरी, अब ये 5 5 10 हो गई। महानदी, कृष्णा और कावेरी। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये तो 4 सदर्न इंडिया की, या मान लीजिए सेंट्रल और सदर्न इंडिया की इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। तो 5 तो हो गई इंडस की ट्रिब्यूटरीज, झेलम, चिनाब, रावी, बियास, सतलुज। 4 हो गई वो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इसके बाद
ब्रह्मपुत्रा नदी है, लूनी और नर्मदा है, यमुना है। अब यहां पे जो आपको याद रखनी है बात वो ये है कि गंगा नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो यही लेके आपको कंफ्यूज किया जाएगा, गंगा दे देंगे ऑप्शन में, फिर बोलेंगे बताओ है कि नहीं है। अब आप परेशान हो जाओगे। तो मैंने आपको स्पेसिफाई कर दिया, इन नदियों की याद आप नाम जरूर रखिएगा। 13 रिवर्स कलेक्टिवली हमारे ज्योग्राफिकल एरिया का 45% कवर करते हैं। मतलब इनका जो पूरा कैचमेंट एरिया वगैरह है, जितने भी फ्लो करते हैं, 45% ज्योग्राफिकल एरिया ये कवर कर लेते हैं 13 नदियां। तो इंपॉर्टेंट भी हैं। इसे फंड किया जाएगा नेशनल अफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा। यहां पर फोकस होगा कि नदियों को रिजुविनेट करें, अफॉरेस्टेशन, कैचमेंट ट्रीटमेंट, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, मॉइस्चर कंजर्वेशन, लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट, इनकम जनरेशन, इको टूरिज्म, इको पार्क और अवेयरनेस फैला के रिसर्च और मॉनिटरिंग भी की जाएगी। काम वही होगा ओवरऑल जो मैंने आपको बता दिया है। प्रोजेक्ट के तहत नेचुरल लैंडस्केप, एग्रीकल्चर लैंडस्केप और अर्बन लैंडस्केप पे काम किया जाएगा। पेड़ पौधे लगाएं, एग्रीकल्चर में ऐसा एग्रीकल्चर किया जाए जिससे मॉइस्चर कंटेंट बढ़े सॉइल का और वाटर रिचार्ज बेटर हो। अर्बन लैंडस्केप को इस तरीके से मैनेज किया जाए कि जो नदियां हैं वो पोल्यूटेड ना हो। जो डिफरेंट मॉडल ऑफ फॉरेस्ट्री है उसको ऑप्ट किया जाएगा, जैसे टिम्बर स्पीसीज, मेडिसिनल प्लांट्स, ग्रासेस, श्रब्स, फ्यूल फॉडर, ये सब उगाया जाएगा ताकि पानी का लेवल बढ़े। साइट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी किए जाएंगे, सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन भी किया जाएगा। ऐसे ग्रास वगैरह या पेड़ वगैरह लगाए जाएंगे जिससे कि सॉइल का इरोजन घटे, क्योंकि इससे सेडिमेंटेशन हो जाता है, फ्लड्स वगैरह का खतरा बढ़ता है। जीआईएस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे ये देखने के लिए कि कहां पर किस प्रकार का काम किया जाना है। ये तो सारी बातें डीपीआर के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एल्यूमिनियम के बारे में है। इंडियन रेलवे प्लान कर रही है कि जो वंदे भारत ट्रेन सेट्स हैं उनमें एल्यूमिनियम के कोचेस तैयार किए जाएं ताकि वो ज्यादा इफिशिएंट रहें। बात करते हैं एल्यूमिनियम के बारे में। एल्यूमिनियम एक बहुत ही हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होता है, एटॉमिक नंबर होता है 13 और एल्यूमिनियम बहुत ही बड़ी मात्रा में पाया जाता है अगर हम बात मेटल्स की करें तो। तीसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है अर्थ के क्रस्ट में, जो कि बाई वेट 8.3% के लगभग है। इग्नियस मिनरल्स में जैसे कि मीका और क्ले में एक मेजर कंपोनेंट के रूप में आपको एल्यूमिनियम मिलेगा। एल्यूमिनियम वैसे तो मेटल है, लेकिन ये कुछ केमिकल जैसे कि बोरॉन और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी शो करता है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, मतलब जो इसकी तन्यता होती है वो काफी ज्यादा होती है। आप इसे काफी ज्यादा खींच सकते हैं, ये अपने शेप में वापस ज्यादा अच्छी तरीके से आ सकता है। हाई इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी भी उसकी होती है। एक्सट्रैक्शन के पर्पज से इसके दो ओर होते हैं, जैसे कि बॉक्साइट। बेसिकली हमें जो एल्यूमिनियम है वो मेजरली बॉक्साइट से मिलता है, Al2O3 और 2H2O। इसके अलावा क्रायोलाइट यानी कि Na3AiF6, इनके माध्यम से हम एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। इंडिया में बॉक्साइट जो कि मेजर सोर्स है एल्यूमिनियम का, वो उड़ीसा में सबसे ज्यादा मिलता है। सबसे बड़ा बॉक्साइट प्रोड्यूसर उड़ीसा ही है। इस प्रकार के प्रश्न भी प्रीलिम्स में आते हैं। झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी बॉक्साइट आपको मिलेगा। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है आयरन और स्टील इंडस्ट्री के बाद भारत में। यह सारा मामला एल्यूमिनियम का। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बहिनी स्कीम के बारे में है। नाम से स्पष्ट है कि बहनों से संबंधित कुछ होगा। बिल्कुल, सिक्किम की सरकार ने अनाउंस किया है स्कीम बहिनी को, जिसके माध्यम से वेंडिंग मशीन्स लगाई जाएंगी। ये वेंडिंग मशीन्स लगेंगे स्कूल्स में। और क्या डिलीवर करेंगे ये वेंडिंग मशीन्स? इन वेंडिंग मशीन्स के जरिए जो 9th to 12th क्लास की बच्चियां हैं वो फ्री सैनिटरी पैड्स ले सकती हैं। ये वेंडिंग मशीन्स 210 सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी गवर्नमेंट स्कूल्स में लगाए जाएंगे, यानी कि 9 से लेकर 12 तक के स्कूल्स में 100% फ्री और सेफ सैनिटरी पैड्स दिए जाएंगे बच्चियों को, ताकि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें बच्चियां केवल इस वजह से स्कूल्स को ड्रॉप ना करें। अवेयरनेस भी फैलाई जाएगी मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में कि वो कैसे स्वस्थ रह सकती हैं और स्कूल्स को भी कंटिन्यू रख सकती हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल टोयोटा मिराई के बारे में है। यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने लॉन्च किया है दुनिया का मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी वाला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल एग्जैक्टली टोयोटा मिराई। मिराई एक जापानीज शब्द है जिसका मतलब होता है फ्यूचर, तो टोयोटा मिराई मतलब टोयोटा का फ्यूचर। ये इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड एडवांस फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल है। ये जो भारी भरकम शब्द है ना, ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड एडवांस्ड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसका मतलब अभी मैं समझाऊंगा। इसके पहले ये जानकारी ले लीजिए कि जो कार है ये, जो कि इस प्रकार की टेक्नोलॉजी से वर्क करेगी, ये एक बार चार्ज होगी तो 650 किलोमीटर तक जा सकती है। मतलब काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इतना तो अंदाजा लग गया क्योंकि बात चार्जिंग की हो रही है। और इसे रिफ्यूल करने में महज 5 मिनट लगेगा, जबकि अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बात करें तो उनको चार्ज करने में ज्यादा समय लगता है। मतलब ये है तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जैसा ही, लेकिन उससे कुछ अलग है, बिकॉज इसमें कुछ फ्यूल वगैरह वाला लफड़ा है।
क्योंकि यहां पे रिफ्यूलिंग की बात हो रही है। तो दो बातें तो आपको आइडिया लग गया। एक तो ये सिंगल चार्ज में 650 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, मतलब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसा ही होगा। दूसरा, इसमें रिफ्यूलिंग टाइम केवल 5 मिनट का है, मतलब इसमें कोई ना कोई फ्यूल तो इस्तेमाल किया जाता होगा। मतलब इसमें होता यह है, मैं आपको बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्यूल के जरिए व्हीकल में ही बनाया जाता है। अब ये कैसे होता है अभी हम समझ लेंगे। सिग्निफिकेंस की बात करें तो इस प्रकार का पहला प्रोजेक्ट होगा जो भारत में लगाया जा रहा है, जिसमें हम ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड इकोसिस्टम को डेवलप करने की कोशिश करेंगे और अवेयर करेंगे लोगों को FCEV टेक्नोलॉजी के बारे में। यहां पर जो फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इन्हें हाइड्रोजन से पावर किया जाएगा। ये पूरी तरीके से इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और जो इनका टेल पाइप एमिशन है उसमें पानी के अलावा कुछ निकलता नहीं है, मतलब कोई गैस वैस कुछ नहीं। अब इसमें असल मामला यह है कि फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल काम कैसे करता है। फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल ये कोई ऐसी बैटरी नहीं है जिसको चार्ज कर ले और उसके बाद उससे व्हीकल चले, बिकॉज उसको चार्ज करने में वापस से काफी समय लग जाएगा। यहां पे हम हाइड्रोजन को सोर्स ऑफ फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और एक होता है ऑक्सीडेंट। जब ये हाइड्रोजन उस ऑक्सीडेंट यानी कि ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो इससे बनती है इलेक्ट्रिसिटी। ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के जरिए होता है, मतलब जो व्हीकल है वहीं पर इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जाता है हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके। सिंपली अगर हम बात करें तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को गाड़ी में मिक्स करता है व्हीकल के भीतर ही और इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है, जिसके बाद बाई प्रोडक्ट के तौर पे सिर्फ पानी ही निकलता है और कुछ नहीं। तो जो कन्वेंशनल व्हीकल है या फिर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ये उसके जैसा है या उससे अलग है? मन में एक सवाल आ रहा होगा, चलिए इसका जवाब लेते हैं। जो फ्यूल सेल है वो इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के माध्यम से व्हीकल में ही जनरेट करता है, जबकि जो बैटरी इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल होती है वहां पर हम बैटरी को चार्ज करते हैं और उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है बैटरी से, उससे वो व्हीकल चलती है। तो कुल मिला के जो आपको नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स दिखती हैं उनमें एक बैटरी होती है जो एनर्जी को स्टोर करके रखती है, जबकि ये जो व्हीकल जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं जो कि फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर नहीं किया जाता बल्कि वो व्हीकल में ही जनरेट की जाती है। इससे कंटिन्यूअस सप्लाई बनी रहती है, ये इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करता ही नहीं है और फ्यूल और ऑक्सीजन की कांस्टेंट सप्लाई पर रिलाई करता है। इन दैट सेंस ये कन्वेंशनल इंटरनल कंबशन इंजन की तरह है, जिसमें आप पेट्रोल डालोगे तो पेट्रोल से वो गाड़ी चलेगी, वैसे यहां पे आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डालोगे तो उसी से बिजली बनके गाड़ी चलेगी। हालांकि जो कंबशन इंजन होता है उसमें इंजन में कुछ मूविंग पार्ट्स होते हैं जो उस व्हीकल को रन करवाते हैं। फ्यूल सेल में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता क्योंकि वो तो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा होता है। बस यहां पर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करके व्हीकल में इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं और उसी इलेक्ट्रिसिटी से ये व्हीकल चलती है। और बाद में मान लीजिए हाइड्रोजन फ्यूल खत्म हो गया तो 5 मिनट पे रिफिलिंग हो जाएगी। तो ये मामला है टोयोटा मिराई का। आई होप यू गॉट द पॉइंट। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के बारे में है। वैसे तो एप्लीकेशन वगैरह यू मस्ट फील की बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन ये एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने इसे डेवलप किया है, जिसका नाम है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, शॉर्ट में बोले तो नीवा। मिशन मोड प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से जो भी राज्यों में लेजिस्लेटिव हाउसेस हैं हम उन्हें पेपरलेस बना रहे हैं। इनफैक्ट प्लान तो ये है कि हम लोकसभा और राज्यसभा को भी इसके साथ इंटीग्रेट कर देंगे। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स इसकी नोडल मिनिस्ट्री है और इसे मिशन मोड प्रोजेक्ट के माध्यम से तैयार किया गया है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत वन नेशन वन एप्लीकेशन के बेसिस पे ये वर्क कर रहा है। हम इसके माध्यम से सभी स्टेट लेजिस्लेचर्स को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं डिजिटल हाउस के तौर पे, जहां कागजों का इस्तेमाल नहीं होगा। स्टेट गवर्नमेंट्स को अगर कोई जानकारी हाउस को देनी है तो वो सीधा पेपरलेस फॉर्म में इस एप्लीकेशन के माध्यम से दें। एप्लीकेशन में वही प्लान है कि जो दोनों हाउसेस हैं पार्लियामेंट के, उनको भी जोड़ा जाए। जो फंडिंग है इसके लिए वो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ही करती है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब राज्यों को 40% हिस्सा देना होगा और 60% केंद्र देगा। जो नॉर्थ ईस्ट या हिली स्टेट्स हैं वहां पे 90% केंद्र सरकार, 10% राज्य और यूटीज के केस में 100% केंद्र सरकार। 2021 में बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल कंट्री का पहला हाउस बन गया था जिसने नेवा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया अपने विंटर सेशन को कंडक्ट करने के लिए। मतलब ये पूरा सेशन पेपरलेस रहा और इसे और एक्सटेंड किया जा रहा है। अब चलिए जो हमारा एडिशनल सेक्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की स्कीम हम डिस्कस कर रहे हैं और ये है तीसरी स्कीम, जहां पर हम चर्चा करेंगे ऑपरेशन ग्रीन के बारे में। ऑपरेशन ग्रीन इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि हम टॉप क्रॉप्स को बेटर बनाएं। टॉप में शामिल हैं टोमेटो, अनियन और पोटैटो। ये कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जिनमें वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, इनके प्राइसेस बहुत तेजी से फ्लक्चुएट करते हैं। इनका 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का। पहला तो इन तीनों क्रॉप्स की प्राइस की इंस्टेबिलिटी को रोका जाए,
ये बहुत महंगे या बहुत सस्ते अचानक से ना हो। टमाटर जब खेतों में उगेंगे तो 3 रुपए केजी बिकने लगेंगे, और जब उनका सीजन थोड़ा सा ऑफ होगा तो ये 80 रुपए केजी हो जाएंगे। ये गलत है, इतना फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। अनियंस एंड पोटैटोज के साथ भी काफी ज्यादा ऐसा होता है। पोटैटो में ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको थोड़ी कम मिलेगी, अनियन और टोमेटो में बहुत ज्यादा होती है। सेकेंडली, एक इफिशियंट वैल्यू चेन बनाया जाए ताकि जो कंज्यूमर पैसा खर्च करता है इन क्रॉप्स को खरीदने के लिए, उसका एक बड़ा हिस्सा फार्मर को मिले। जैसे किसान तो 10 रुपए केजी में टमाटर बेच देता है, लेकिन एक कंज्यूमर उसे 80 रुपए केजी में खरीद रहा है। बीज का जो 70 रुपया है वो इमीडिएटस ले जाते हैं। तो एक ऐसी वैल्यू चेन तैयार हो जिसमें बड़ा हिस्सा किसानों को मिले। तीसरा, कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम किया जाए। मतलब कि किसानों ने टमाटर उगा लिया, अब टमाटर बहुत दिन तो रख नहीं सकते, बेचना पड़ेगा, लेकिन रेट सस्ते हैं, वो स्टोर नहीं कर सकते। आप स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा दो, किसान थोड़ा इंतजार कर पाएगा, उसे अच्छे दाम मिलेंगे तो वो बेच पाएगा। ऑपरेशन ग्रीन में जो शॉर्ट टर्म प्राइस स्टेबलाइजेशन मेजर है उसके लिए जिम्मेदारी नाफेड के पास है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये नोडल एजेंसी होगी प्राइस स्टेबलाइजेशन मेजर्स को ऑप्ट करने के लिए। टॉप क्रॉप्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी देखिए, इसमें बेसिकली 50% सब्सिडी का भी प्रावधान है। जो सब्सिडी होगी वो पहला तो टॉप क्रॉप्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए दी जाएगी ताकि वो आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सके, और दूसरा इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन डेवलप करने के लिए दी जाएगी, जिसमें कैपेसिटी बिल्डिंग होगी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस की, कंसोर्टियम की, क्वालिटी प्रोडक्शन, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज की, एग्री लॉजिस्टिक्स की, मतलब वो सब कुछ जो इस वैल्यू चेन में शामिल है उनके लिए 50% की सब्सिडी दी जाएगी। अभी कुछ समय पहले कुछ चेंजेस भी हुए थे। जैसे पहले ये शुरू हुआ था टॉप क्रॉप्स के लिए, यानी कि टोमेटो, अनियन, पोटैटो के लिए, लेकिन बाद में इसे बाकी क्रॉप्स के लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया और उनके स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन पर भी सब्सिडी का प्रावधान किया गया। सभी प्रकार के जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, टॉप टू टोटल, ये इस समय उसकी थीम रखी गई थी कि टॉप से हर क्रॉप पे जाएंगे। तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और बाकी की क्रॉप्स भी इसका हिस्सा बन गई। फ्रूट्स में जो सब्सिडी दी जाएगी दैट विल बी मैंगो, बनाना, गुआवा, कीवी, लीची, पपाया, साइट्रस, पाइनएप्पल, पोमीग्रेनेट और जैक फ्रूट। वेजिटेबल्स में फ्रेंच बीन्स, बिटर गॉर्ड, ब्रिंजल, कैप्सिकम, कैरेट, कॉलीफ्लावर, चिलीज जिसमें ग्रीन चिलीज आएंगी, ओकरा, बाकी अनियन, पोटैटो और टोमेटो तो है ही। बाकी और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को इसमें जोड़ा जा सकता है। तो ये तो हो गई स्कीम। रिवीजन करते हैं। यहां पर देखिए, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये सोर्स ऑफ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ताकि इलेक्ट्रिसिटी बना सकें। ये तो बिल्कुल सही बात है, बिना किसी हिचक के। पीएम दक्ष योजना नोडल मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, गलत है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है। एल्यूमिनियम, ये मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है अर्थ की क्रस्ट में, 8.3% अप्रॉक्स बाई वेट, दैट्स ट्रू। बहिनी स्कीम, ये वुमेन जो वायलेंस से अफेक्टेड हैं प्राइवेट या पब्लिक स्पेसेस में, उनको सपोर्ट करने के लिए है, गलत है। ये बच्चियों के सैनिटरी पैड की एक वेंडिंग मशीन के लिए है, दैट्स गलत हो जाता है यहाँ पे ये, ठीक है। तो चलिए, आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।